दोस्तों, अगर आपके भी मन में चल रहा होगा माल्टा को वीजा को लेकर के कोई अगर दुविधा हो, कोई क्वेश्चन हो, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं माल्टा में जॉब के साथ साथ वीजा आपको कैसे मिलता है और क्या अब 2023 में जो आने वाला साल है उस ईयर में क्या आपको चांसेस हैं वीजा मिलने का माल्टा के लिए। अगर मिलता भी है तो कौन कौन सा जॉब का ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है और आने वाले जो साल हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा जॉब में आपको वीज़ा मिलने वाली है और कितना परसेंटेज टैक्स आपको देना होता है। दोस्तों, जो भी आपका सैलरी होता है उस सैलरी के एवज में कितना टैक्सेस आपको कंट्री में पे करना होता है। साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि एकोमोडेशन में कितना पैसा लगता है और खाने में कितना पैसा लगता है और कुल आपका जो इनकम होगा उसमें आप कितना रुपया सेव कर सकते हैं। तो डिटेल्स में जानने के लिए इस वीडियो को आगे तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। दोस्तों, अगर आप एक जॉब सीकर हो, माल्टा के लिए जब अप्लाई कर रहे हो या सर्च कर रहे हो, तो आपको पक्का पता होगा कि 2022 में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था माल्टा में वीज़ा लेने के लिए, यानी माल्टा का वीज़ा लेने के लिए। अगर आप इंडियन हैं, ठीक है, तो आपके लिए तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि देखिए, अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो और आपके पास वर्क परमिट आ जाने के बावजूद आपको VFS में स्लॉट नहीं मिलता था, ठीक है। हाँ, लेकिन जो लोग अभी कुवैत में हैं, दुबई में थे या फिर ओमान में थे या फिर सऊदी में थे, उनके लिए आसान था और उनका सिलेक्शन जल्दी होने के साथ साथ वीज़ा भी जल्दी स्टाम्पिंग हो जाता है। लेकिन इंडिया से बात करें दोस्तों, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ था 2022 में, और आज हम साल के आखिरी पड़ाव में हैं। लेकिन हम बात करें 2023 की, ठीक है, 2023 में ये सब कुछ अच्छा होने वाला है। 2023 में आपको शायद वीजा स्टाम्पिंग जल्दी होने की आसार दिख रहे हैं। बात करें कौन कौन सा जॉब वाले ज़्यादा जा सकते हैं, अगर आपके पास स्किल्स है तो कौन सा स्किल्स का ज़्यादा डिमांड रहता है माल्टा में। तो दोस्तों, वो है क्लीनर, प्लम्बर जॉब, कारपेंटर जॉब, होटल जॉब्स में जैसे हाउसकीपिंग, वेटर, ठीक है, किचन, ये सारे जॉब में ज़्यादा वैकेंसीज रहते हैं दोस्तों। दूसरा और जॉब्स जो हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, जैसे IT कहें आप, ठीक है, मेडिकल का कहें आप, चाहे और किसी भी सेक्टर की बात करें, जॉब रहती है लेकिन इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहता जितना कि मैंने आपको बताया, जैसे क्लीनर है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, होटेलियर्स हैं। तो ये सब जॉब में ज़्यादा वैकेंसीज रहता है दोस्तों। बात करें कि भाई सैलरी कितना मिलता है, तो देखिए, लगभग सैलरी वहाँ पर 900 से 1200 के बीच में रहता है सैलरी, यानी यूरो, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा कंपनीज, यानी बहुत यानी आधा से ज़्यादा कंपनी आपको एकोमोडेशन और फूडिंग मुहैया नहीं कराते। आपको खुद के लिए सर्च करना होगा खाने और रहने का सुविधा, ठीक है। और बात करें दोस्तों, अगर आपका सैलरी 1000 से ज़्यादा है यूरो, तो आपको पे करना होता है 20% टैक्सेस। साथ ही साथ आपको कुछ परसेंट पे करना होता है सोशल सिक्योरिटी के नाम पे, ठीक है। तो लगभग आपको 30 से 35% टैक्स पड़ जाते हैं लगभग। अगर हम बात करें, अगर आपका टोटल इनकम 2000 यूरो है, ठीक है, तो 2000 यूरो में अगर आप काट दें दोस्तों 30%, तो आपको 600 यूरो जो है टैक्स में चला जाएगा और 1300 यूरो आपके पास बचता है। अगर आपके सैलरी 2000 यूरो है तो मैं आपको मोटा मोटी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ जाइए, नहीं तो आप कैलकुलेशन खुद से कर लीजिए, ठीक है। बात करें ओवर टाइम का, तो ओवर टाइम करने वालों को 100% मिलता है। अगर आप चाहें ओवर टाइम करने के लिए तो आप डेफिनेटली ओवर टाइम कर सकते हैं, ठीक है। जनरली वहाँ का जो काम का जो समय है दोस्तों, वो 8 घंटा ही होता है। और अगर डे की बात करें तो मंडे टू फ्राइडे आपको काम करना होता है, सैटरडे संडे आपका छुट्टी होता है, ठीक है। यानी कि आपका सोशल, पर्सनल और आपका वर्क लाइफ जो है दोस्तों बैलेंस रहता है, ठीक है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि भाई आप इंडिया से गए हैं, आपको ज़्यादा काम करना चाहिए, पैसा बचाना चाहिए, सेविंग्स करना चाहिए, तो आपको ओवर टाइम करना ही चाहिए। अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो आपको ज़्यादा इनकम होता है। यहाँ पर बता दूं मैं आपको, अगर आप ओवर टाइम से पैसा जो इनकम कर रहे हैं दोस्तों, उसमें टैक्सेस नहीं लगते। जो भी आपका बेसिक सैलरी होता है
उसी में से आपको टैक्स पे करना होता है। चाहे आपको टिप्स मिल रहा हो, इंसेंटिव मिल रहा हो, बोनस मिल रहा हो, चाहे आपको सर्विस चार्ज मिल रहा हो, तो ये सारे इनकम में, या ओटी हो, ये सारे इनकम में आपको टैक्सेस पे नहीं करना पड़ता है। बात करें एज क्राइटेरिया की कि इतना एज वाले यहां पर जा सकते हैं, तो अगर आप जॉब्स के लिए जा रहे हैं दोस्तों, तो जॉब्स का यहां पर जो एज लिमिट है वो 18 साल से लेकर के 45 साल तक ही होता है। अगर आप विजिट वीजा में जा रहे हैं तो आप किसी भी एज में आप विजिट में जा सकते हैं, लेकिन वर्क के लिए आपको रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ एज क्राइटेरियाज हैं जॉब्स को देख करके। हाँ, अगर आप वहाँ पर ऑलरेडी हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कितना भी एज में आ और जा सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं यूरोपियन कंट्री में तो 45 साल को वो मैक्सिमम लिमिट मानते हैं। हालांकि कुछ कंपनी एक्सेप्शन देते हैं, लेकिन बहुत सारे कंपनी दोस्तों वो 45 साल तक ही लेते हैं। कुछ लोगों का भी क्वेश्चन पूछना था कि क्या वहाँ पर पीआर मिलता है, तो दोस्तों देखिए वहाँ पर पीआर नहीं मिलता है। वहाँ पर आप देखिए, जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सेकेंड ईयर के लिए अपना वीजा को रिन्यू कर सकते हैं, फिर थर्ड ईयर के लिए कर सकते हैं, फिर फोर्थ ईयर के लिए कर सकते हैं, फिफ्थ ईयर के लिए कर सकते हैं, और 5वां साल के बाद आप अगेन 5 साल के लिए एक साथ वीजा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ का जो पीआर की बात करें तो प्रोविजंस नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को मिल जाता है। अगर आप 10 साल प्लस रह लेते हैं वहाँ पर तो कुछ लोगों को पीआर मिल भी जाता है। लेकिन अगर आप दूसरा कंट्री जाएं, जैसे क्रोएशिया है, ठीक है, पोलैंड है या ऑस्ट्रिया है, तो यहाँ पर 5 साल के बीच में दोस्तों, यानी 5 साल के बाद आपको पीआर मिल जाता है। चाहे आप यूके जाएं, यूके में 5 साल में भी आपको पीआर मिल जाता है। और अगर आप देखिए, अगर आप इंडिया में हैं तो पहले काम करना स्टार्ट कर दीजिए गल्फ कंट्री में, गल्फ से जाइए आप माल्टा, क्रोएशिया, जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, उसके बाद आप चले जाइए यूके। यानी कि इस तरह से अगर पाथ बनाएंगे आप तो आपको लाइफ में बहुत आसानी होगी ग्रो करने में। लॉस की बात करें, नियम की बात करें दोस्तों, तो वहां पर सबके लिए सेम लॉज हैं। ऐसा नहीं है कि आप विदेशी हैं, आप यहां से जाएं तो आपको कोई वहां पर हेट करेगा या फिर कुछ करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए घबराना बिल्कुल नहीं है। आप जैसे वहां का जो लोकल रेसिडेंट है, जिस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है फ्रॉम गवर्नमेंट, तो आपको वैसे ही ट्रीट किया जाता है। तो इसके लिए भी आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जैसे ही आपको लगता है कि आपको जॉब अप्लाई करना चाहिए तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है, वो है प्रॉपर सीवी और कवर लेटर। अगर आपके पास प्रॉपर सीवी नहीं है और कवर लेटर नहीं है तो जॉब मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, आपके पास यूरोपियन स्टाइल का सीवी होना चाहिए विथ योर फोटो। आपका फोटोग्राफ कंपलसरी उसमें होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जितना भी पास्ट एक्सपीरियंस है, जो भी स्किल्स हैं, उसको आप प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन में डालें। जब आप सीवी बना रहे हैं या कवर लेटर बना रहे हैं तो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन को हाईलाइट करें, वो दिखना चाहिए। तभी जाके आपका जो एम्प्लॉयर है वो पढ़ेंगे आपका जॉब डिस्क्रिप्शन को और आपको जल्द से जल्द हायर करते हैं। अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन को प्रॉपर नहीं लिखते हैं दोस्तों, तो आपका प्रोफाइल का जल्दी सिलेक्शन होना, जल्दी शॉर्टलिस्ट होना मुश्किल हो जाता है। आशा करता हूं आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से सारे जो भी डाउट्स रहते हैं, जनरल डाउट्स, मैंने कवर कर लिया है। फिर भी आपके मन में और कोई दुविधा, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं अगले वीडियो में उसे भी कवर कर लूं। आशा करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह का एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।